मेरे किताब में पैरामाउंट चीज़ें होंगी किसी एवरेज इंडियन फैमिली के लिए। एक होती है रिस्पेक्ट, दूसरी होती है रिलेशनशिप्स और तीसरा होता है इमोशंस। अगर आपको कोई पसंद आ गई तो आप ये फैसला लेने के लिए आज़ाद ही नहीं हैं। स्टैंडर्ड लाइन सुनिए, ये टैटू है, ये टैगलाइन होनी चाहिए, पहले शादी कर लो फिर जो करना है करो। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके डायनेमिक्स क्या है। अगर लड़का है तो उससे सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है जितनी जल्द हो सके पढ़ाई खत्म करके नौकरी। आप कभी भी अगर लड़की वाले के पक्ष की तरफ से हो तो आपको उसमें हमेशा एक घबराहट, एक डिस्कशन, एक डर प्रिवेल करता रहेगा। अच्छा, अगर किसी शादी से, किसी कपल के मैरिज से सीटीसी और स्टेबिलिटी ये दो चीज़ निकाल दी जाए तो क्या शादी बचेगी? वही शादी बचती है। वो शादी बचेगी कि नहीं सवाल गलत है। वही शादी बचती है जिस शादी में से स्टेबिलिटी और पैसा हटा दीजिए और फिर भी वो कपल खड़ा है, वो दोबारा खड़ा हो जाएगा। शादी वही बचती है। दैट्स अ ट्रू टेस्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। While any Indian parents have their child in the growing age, ऐसी अपब्रिंगिंग में कहाँ गलती हो जाती है जो वही बच्चे शादी करने से मना कर देते हैं, या उनकी और उनके पेरेंट्स की सोच नहीं मिलती है फॉर मैरिज? देखिए कैसा होता है ना, कई बार आप देखेंगे दो तरह से बच्चा बड़ा होता है, लाइक अ फादर और लाइक अ मदर। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर उसने अपनी मदर का एक्सप्लॉयटेशन देखा है, स्ट्रगल देखा है, तो ये तय करेगा कि यार मैं ऐसा अपनी वाइफ के साथ नहीं करूँगा। पर ये ऐसा कब बोलेगा? जब वो माँ की तरफ खड़ा है। तो जब लड़का माँ की तरफ खड़ा होता है तो ये देखता है कि यार मैं ऐसा अपनी वाइफ के साथ नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो लड़का बाप की तरफ खड़ा है तो उसको ये समझ में आएगा कि औरत को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप किस तरफ से उस चीज़ को देख रहे हैं। 5 साल की उम्र में बच्चे को नहीं समझेगा, 10 में नहीं समझेगा, 12 में तो समझेगा, 15 में समझेगा, 18 में समझेगा। तो आप किस तरफ खड़े हैं, इसका अपब्रिंगिंग और नर्चरिंग से कोई रिलेशन नहीं है। आप किस तरफ खड़े होकर देख रहे हो, किस लेंस से आपने वो जिंदगी देखी। तो गलती सिर्फ यहाँ है कि हम ये भूल जा रहे हैं कि जिस बच्चे के सामने हम जिस तरह का एटमॉस्फेयर घर पे क्रिएट कर रहे हैं, वो सबकॉन्शियसली उसके अंदर बहुत कुछ डेवलप कर रहा है, विच आइदर गोइंग टू ब्लेस द कमिंग वुमेन इन हिज लाइफ और कर्स। तो ये बेहद ज़रूरी है कि घर के माहौल को आप ऐसा बनाएं तो उसको लगे यार हक करना नॉर्मल है, हाथ पकड़ना नॉर्मल है, साथ में खाना बनाना नॉर्मल है, बैठ के बातें करना चाय लेके नॉर्मल है। अच्छा, ऐसा होता है क्या लाइफ में? ठीक है, ये बातें हमें कोशिश करके करनी पड़ती हैं, ताकि हम कोशिश करके करें या जहनी तौर पे करें। पर ये आप बिल्कुल मानिए कि जो घर का परिवेश ने देखा है उसका ओरिएंटेशन वैसे ही बनेगा। और अब पॉइंट खड़ा होता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरफ से डेवलप होता है, एंड व्हाट चॉइस ही और शी गोइंग टू मेक। एंड विद द डॉटर इज इट द सेम कंडीशन और इज इट डिफरेंट? देखिए, भारत बदल तो रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे वो बड़ा ऐसा लगता है कि बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे बढ़ रहा है। हम ग्रास रूट लेवल को छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, शादी में ना माई वे और हाईवे नहीं होता। पहली चीज़ जो मिसिंग हो रही है, जो किसी भी रिश्ते का ताना बाना बुन सकती है, वो है बातचीत, कम्युनिकेशन। तो जब हम वो सिखा ही नहीं रहे हैं तो हम आगे क्या ही अगर किसी भी शादी में लड़की अपना पहला प्रस्ताव रख रही है कि हम अकेले रहेंगे, ये कहाँ से आया? ये किधर से आया? कहाँ, कौन सिखाया? इंडिपेंडेंट होने का मतलब फ्रीडम नहीं होता। इंडिपेंडेंट होने का मतलब होता है दैट आई ऑल्सो हैव सम चॉइसेस। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि जब आप, और तभी भी आप देखिए इस देश में बहुत सारी नहीं, ये परसेंटेज अभी भी ज़्यादा है कि औरत बिना हिसाब लगाए अपना पैसा अपने परिवार पे खर्च करती है, बिना जताए, बिना बताए, बिना ये महसूस कराए कि ये मेरा पैसा है। बहुत सारी, मतलब अभी मैं ये परसेंटेज 60-75% बोल सकता हूँ कि लड़कियाँ, औरतें ऐसी हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव के साथ फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, और फैमिली सपोर्ट कर रही हैं और एंजॉय कर रही हैं। ये भी है। और कई जगह पे ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है कि मैं क्यों दूं, मैं क्यों करूं, मेरा पैसा है। तो ये कौन सिखा रहा है? तो आप बच्ची को ब्लेम मत करिए, ये आप देखिए कि उसके जहन में क्या बातें कहाँ से डाली गई। तो या तो उसके परिवार में उसने वो चीज़ नोटिस करी है और उसने तय किया कि इट इज़ गोइंग टू बी आइदर माई वे और हाईवे।
कि इंडियन मैरिजेस में रैशनैलिटी, लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस नहीं होता है, टोटली बिजनेस पे फोकस होता है, ये क्या बोला आपने, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग रीजनिंग। शादी में? शादी ये में। क्या होता है? शादी वही हिंदुस्तान में जिसमें रीजनिंग ना हो, शादी वही हिंदुस्तान में जिसमें लॉजिक ना हो। इसका मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, प्रोसेस छोड़ दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, दो लड़का लड़की हैं, दोनों वर्किंग हैं, मान लीजिए दोनों वर्किंग हैं बैंगलोर में, आईटी कंपनी में काम करते हैं। उनकी लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कुछ भी कैटेगरी कर लीजिए। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल से दैट कुछ भी करेंगे शादी में तो कुछ नहीं करके 25 लाख खर्च करेंगे, दोनों तरफ का मिला के। मैं बेयर मिनिमम एक एवरेज कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, 20-25-30 लाख का खर्चा होगा सब मिला के दोनों तरफ का, करेक्ट। उस 30 लाख में बच्चों के ऊपर खर्चा जो होगा मुश्किल से 3 लाख भी नहीं होगा। जिनकी शादी हो रही है उनके ऊपर खर्चा 3 लाख भी नहीं होगा, क्योंकि उनको अपनी शॉपिंग अपने पैसे से करनी है, उनको अपनी अंगूठियां अपने पैसे से लेनी है, उनको अपना जूता अपने पैसे से लेना है, ठीक है। अब आप मुझे बात बताइए, जो बच्चे अपना नया जीवन शुरू करने वाले हैं, बहुत ही फंडामेंटल कैलकुलेशन है कि अगर समाज में आपको ढोल नहीं बजाना तो आप क्या करोगे? कोर्ट मैरिज कराओगे, उसके बाद एक रिसेप्शन दोगे ज्वाइंट, जिसमें सबको बुलाओगे। आप बुलाइए पूरे समाज को, 5,000 लोगों को खाना खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करेंगे। लेकिन जो बचा हुआ पैसा है वो मैं ये कोशिश करूंगा कि हम मिलकर इन बच्चों के लिए डाउन पेमेंट करके एक फ्लैट बुक कर दें। ये इमोशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। पैसे वाले घरों में ऐसा ही होता है, फ्लैट गिफ्ट कर दिए जाते हैं, शोशा भी होता है पर पैसा है उनके पास, पर वो फ्लैट भी गिफ्ट करते हैं। दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू स्टे इन अ रेंटेड फ्लैट, करेक्ट, इन अ रिच क्लास फैमिलीज। मिडिल क्लास फैमिली में, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में, अपर मिडिल क्लास फैमिली में खर्चा बराबर हो रहा है और वो पूरा पानी में जा रहा है, सिर्फ समाज में प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। और उसकी लॉजिक क्या होती है? भाई करना तो पड़ेगा, उनकी शादी में भी गए थे, अरे यार उनकी शादी में गए थे तो 310 रुपये की प्लेट का खाना खाया तो उनको भी खिला दो। इतना तंबू गाड़ने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ योर चिल्ड्रन। करेक्ट, ये कर सकते हैं, पर ऐसा लेकिन नहीं करना। ये प्रॉपर इवेंट है। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले दो परिवार मिलेंगे, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, तो दो राज्यों के राजा बैठेंगे और एक मैप खोला जाएगा और उस मैप पे शतरंज बिछेगी। जो जीतेगा वो तय करेगा कि शादी कहाँ होगी। हमारे वहाँ होगी या तो बारात जाएगी या आप आएंगे। ये शतरंज से तय होगा। ये सिक्का भी उछाल सकते हैं। लड़के वालों के पास सिक्का वही होता है जो शोले फिल्म में जय के पास था, किधर भी गिरे होता वही है, करेक्ट करेक्ट। उसके बाद जब ये तय हो जाएगा उसके बाद होगा भाई कैसे करेंगे। कैसे क्या होता है? हॉल बुक होता है, शादी होती है। कैसे क्या होता है? तो कैसे क्या होता है आप समझ सकते हैं। हमको कुछ चाहिए नहीं, पर हम जानना चाहते हैं कि कैसे करेंगे। फिर कार्ड छपता है मंत्रोच्चारण के साथ, कार्ड वार्ड छपता है, फिर घर घर जाके वो कार्ड दिया जाता है। कार्ड देने के बाद वो प्रोसेस होता है, जगह बुक होती है। फिर खानदान में जिनको कभी पसंद नहीं किया गया उनके लिए पैंट शर्ट के कपड़े और साड़ियाँ लाई जाती हैं, चाहे वो कितने की भी हो। जवाब आपको एक ही मिलेगा, अच्छी नहीं दी, चाहे वो 500 की हो चाहे 5,000 की हो, लेकिन आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए फूकने के लिए 3,000 रुपये का कम से कम कपड़ा दोगे। करेक्ट, खास तौर से खास परिवार के लोगों को, करेक्ट, जिसमें बड़े मन मुटाव के साथ वो लिया जाएगा। कार्ड देने के बाद भी तुम्हारा चाचा और फूफा सबसे आखिरी में आएगा शादी में, क्योंकि उसे चाहिए कि आप उसे घर से लेके आओ, पिक एंड ड्रॉप सर्विस चाहिए। हमको पहले नहीं बुलाया, हमको पहला कार्ड नहीं मिला, आदमी इसी में लगा हुआ है। कहाँ बच्चा याद रहेगा, बच्चा कहाँ याद रहेगा? ये इवेंट चल रहा है, आप बोल रहे हो लॉजिक और रीजनिंग, करेक्ट। फिर बारात का दिन आएगा, शादी का दिन, लड़की अंदर तैयार बैठी है, गेट पे 4 लोग खड़े हैं ऐसा माला लिए कि अभी फौज जो है वो कूच करते हुए आ रही है, रथ पे सवार, ठीक है। उस लड़के ने अपने जीवन में ऐसा क्या उपलब्धि हासिल करी है जो इतना मान सम्मान सब दिया जा रहा है? दे रहे हो ना? कहीं दिमाग नहीं चल रहा है। ये सब चीजें बहुत एजुकेटेड तरीके से भी डील, मैं रिचुअल्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशन किधर है? सुपरफिशियल हो जाता है इमोशन बता रहा हूँ। आखिरी के 15 मिनट है विदाई के वक्त, पूरा प्रोसेस बचा के रखा गया है कि अगर पहले रो दिए तो आखिरी में कैसे रोएंगे, होल्ड करके रखे हैं। जबकि मुझे लगता है कि पूरे प्रोसेस में आप संवेदनशील हैं और आप भावुक हैं, दोनों तरफ के लोग। और उस परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा है जो नाचते गाजते हुए द्वार चार के लिए पहुंच रहा है, क्योंकि हम इस घर की बेटी अपने घर लेके जा रहे हैं। कितना भावपूर्ण पल हो सकता है ये। तो हमारे सोसाइटी में इट्स एन इवेंट जिसको कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इवेंट बना दिया गया।
तो कुछ परिवार होते होंगे आज भी हिंदुस्तान में जहाँ ये खुशी का माहौल और एंजॉयमेंट होता होगा, पर मैं इन जनरल मैं आपको बात बताऊं, जितनी शादियां आपने और हमारे ऑडियंस ने अटेंड करी होंगी, वहाँ सिर्फ तनाव बना रहता है कि एनवलप, अभी तो एनवलप बाकी है, अरे वही प्रोसेस एनवलप है वो में तो। किसने क्या दिया, दिया ये भी एक प्रोसेस है। तो और वो बहुत लिखाता है प्रॉपर। तो बहुत लंबी फहरिस्त है, तो ये ख़त्म नहीं होती हिंदुस्तान में और बच्चे बहुत पीछे छूट जाते हैं। सर इंडियन हाउस होल्ड में रिस्पेक्ट जो है वो कमाई जाती है या फोर्सफुली ली जाती है? देखो, अगर कमाई जाती तो लड़के को ये पता होता है कि 2 60 साल के लोगों की रिस्पेक्ट एक जैसी होगी, अगर रिस्पेक्ट कमाई जाती है तो। ओके। नहीं तो घर के बाहर 22 साल का लड़का 60 साल के आदमी की कॉलर नहीं पकड़ता, उसको झापड़ नहीं मारता। अगर वो रिस्पेक्ट कमाने का प्रोसेस है सीखा होता तो ये नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट फोर्स की जाती है। ओके। जो हमारा कल्चर हुआ करता था पैर छूने का, वो कल्चर खत्म हो गया। खत्म हो गया। हम लोग पैर छू लेते थे, हमसे जो उम्र में बड़े होते थे, हाँ, हम उनके पैर छू छू लिया लेते करते थे ऐसे ही, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ये बड़े हैं हमसे। पर ऐसा नहीं है, पहले जो भैया बोला करते थे वो ब्रो हो गए। ब्रो हो गए। पैर पहले पंजे पे हुआ करता था, अब घुटने पे। तो फर्क ये है कि रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्न, नॉट टू बी फोर्स्ड। इंडियन फैमिलीज आर मिजरेबली फेलिंग इन फोर्सिंग दिस। वो खुद ही बोलते थे पैर क्यों छू रहे, अपना आप कितना नुकसान कर रहे हो आपको आइडिया ही नहीं है। आप खुद ही बोल दे रहे पैर क्यों छू रहे हो। एक शादी हो रही है और अभी पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गई है। क्राइम अगेंस्ट मेन भी है। बिल्कुल है, मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था, द मोस्ट सप्रेस इमोशन इन द सोसाइटी इज द मेल इमोशन। और आप कभी भी नोटिस करिए, आप कई बार नोट देखेंगे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें वाइफ जो है हस्बैंड को मार रही है, और ऐसा माना जाता है कि आदमी फिजिकली ज़्यादा पावरफुल होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर एक बार आदमी मेंटली कमज़ोर हो गया तो फिर कुछ नहीं चलता। क्या हो रहा है ना कि देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिलीज इन द लाइफ ऑफ अ न्यूली वेडेड कपल, और अगर वो गाइडेंस ठीक नहीं है तो आउटकम यही होता है, विच इज़ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड क्राइम अगेंस्ट मैन। इसलिए सोसाइटी इतनी सप्रेस हो रही है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, जस्ट बिकॉज उनके इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए वो सीखा ही नहीं, पता ही नहीं है कैसे रिएक्ट करना है। ओनली द टू इमोशंस दे नो, आइदर लव और एग्रेशन। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडियन लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट कुछ कुछ होता है एंड DDLJ। नो, इट इज़ नॉट। Life is a different game altogether. It's a battle which couple fights together as a team. As few minutes back you asked a question, अगर stability और पैसा हटा दे तो क्या है? According to me, that's where the test happens. A couple enjoys the journey more when they are going through a tough phase. That's where the bond strengthens. करेक्ट। अच्छे फेज में तो सब एंजॉय कर रहे हैं, मुश्किल फेज में जो आप बातचीत करते हैं कैसे होगा यार, कैसे करेंगे, कर पाएंगे क्या, स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं। तो जब आप कभी मुश्किल दौर में होते हैं तब जो हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। करेक्ट। तुम्हें लगता है हो जाएगा क्या, तुम्हें लगता है क्या हो जाएगा, कर लेंगे, अरे हो जाएगा, अरे कर लेंगे। ये बातें तब नहीं होती जब पैसा होता है। ऐसा होता है क्योंकि तब तो कर ही रहे हैं। किसी भी रिलेशनशिप की मजबूती उसकी नींव पकड़नी है तो आप दुआ करें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए जो मुश्किल हो, तब आपका रिलेशनशिप टेस्ट होता है। लव इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ये सही है? इट इज़। क्यों? Why love is a responsibility? Because love demands respect, love demands compassion, love demands patience, love demands correction. It's a huge responsibility जो हमारे देश में ऐसी हवा कर दी जाती है। वो तभी अच्छी लगती है जब शाहरुख खान पर्दे पे करता है। पर ये बहुत बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जिस भी परिवार में अगर आपका हस्बैंड आपकी केयर करता है, कंसर्न रखता है, आपको प्रायोरिटी पर रखता है, आपका ध्यान रखता है, ये कोशिश करता है कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो आप ये मत सोचिए कि ये प्यार नहीं करता। ये सब एक मेल इमोशन है। वो बुके लेके नहीं आया, चॉकलेट नहीं लाया, डिनर पे नहीं ले गया, घूमने नहीं जाता, ये सब आपको जो दिख रहा है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है। करेक्ट। पर a male who take care of you by all means and fails to say that I love you, please do not misjudge it. True. This is the true love in real life which a man can give to a woman or a husband can give to wife. और अगर उस पर वो I love you बोल दे रहा है और हाथ पकड़ के सोसाइटी में या बाहर घूम रहा है आपके साथ, तो इट्स अ चेरी ऑन द केक। तो आपने 16 सोमवार के व्रत जो हैं वो सही रखे थे।
वो सक्षम हुए आपके। सक्षम हुए। हम जब लव की बात कर रहे हैं, एक तरफ लव है, मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आजकल जितनी मैरिजेस हैं इतनी फ्रेजाइल है, वो तुरंत 6-6 महीने 8-8 महीने, कुछ तो महीने भर में भी हो रहे हैं डिवोर्सेस के, फाइल हो जा रहे हैं। हो रहा है नहीं हो रहा, बात की बात है। ये क्यों है? मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि लव कम है? इमोशनल मैनेजमेंट नहीं आता, इमोशंस कैसे मैनेज किए जाएं पहले तो वो नहीं आता। दूसरा, आप पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पे दिखने वाली दुनिया आपको ऐसी लग रही है कि जी तो यही रहे हैं, हम तो काट रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जी तो यही रहे हैं, हम तो काट रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिलीज़। अगर शादी के बाद भी लड़की की मदर या उसकी फैमिली उसको ये बता रही है कि उसको क्या करना चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि वो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों शादी बैठ जाएगी। और अगर शादी नहीं बैठी तो उनका रिलेशन तो बैठ ही जाएगा। एंड सेम इज़ अप्लाइड फॉर द सन साइड, कि अगर आपकी मदर बता रही हैं या आपके फादर बता रहे हैं कि आपको कैसे उससे डील करना है, तो ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इट्स अ रेड फ्लैग इन द सोसाइटी वेयर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिलीज स्टिल परसिस्ट इवन आफ्टर द मैरिज ऑफ द कपल। सो जो आप फ्रजाइल की बात कर रहे हो वो इसीलिए, वो पहले क्यों नहीं था? क्योंकि पहले समाज की तरफ भी जवाबदेही बनती थी। अब समाज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप अपने होम टाउन में नहीं हैं। आप एक ऐसे शहर में हो जहाँ आपको कोई नहीं जानता, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए रिलेशनशिप फ्रजाइल हो रही है। दूसरा, आपको लगता है द ऑप्शंस आर अवेलेबल, इट्स ईजी टू गो आउट। नो, इट इज नॉट ट्रू। इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, वो आपको भी समझ में नहीं आएगा। It is very, very important to the relationships are fragile only because of three major reasons. One, you never learned the art of emotional management because you always focused on IQ, not on EQ. Second, social media impact is very heavy, कोई नहीं इससे बच पा रहा. और तीसरा, involvement of the families. Nobody comes with a solution. They always add to the problems. Can we consider divorce as failure of marriage or a sign of awareness? देखिए, पहली चीज़ तो none of the individual or anyone should suffer. Correct. आप शादी के बाद एक सफ़र पे निकलते हैं, सफरिंग के लिए नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो आप जब एक सफ़र पे निकले हैं तो वो खुशनुमा होगा, क्योंकि वो सफ़र है। आप अगर सफरिंग झेल रहे हैं, आप एक्सप्लॉयटेशन झेल रहे हैं, एक ही लाइफ मिली है। मैं नहीं मानता हूँ कि किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर बैठ के बातचीत करके मैं आपको समझा पाने में सफल रहा कि देखिए मैं इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। मान लीजिए किसी का हस्बैंड है जो गाली देता है, और आपने सुना, फिर एक पॉइंट के बाद बोला देखिए मैं आपसे, इस बात आप नाराज़ हो जाइए, आप असहमत हो सकते हैं, पर आप गाली मत दीजिए। और उसको लगा कि हाँ यार गाली नहीं देना चाहिए, ये तो गलत है, और उसने उस चीज़ पे काम किया। ये होता है करेक्शन। ना ये कॉम्प्रोमाइज़ है ना ये एडजस्टमेंट है, ये करेक्शन है विच हैपन ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। सिमिलरली, अगर आपकी वाइफ जो है वो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है, पैकेट्स पे पैकेट आ रहे हैं, मनी मैनेजमेंट जीरो है, तो आप उससे बैठेंगे और बात करेंगे कि यार देखो मेरी ये इनकम है, ये तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं, इतना एक्स्ट्रा जा रहा है हर मंथ, विच इज़ नॉट राइट। और अगर उस बात को समझती हैं तो इट्स अ करेक्शन। दैट मीन्स यू बोथ वांट दिस मैरिज शुड वर्क। और अगर इन दोनों पार्टी में कोई भी ये बोल दे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना करो, तो आप फिर गलत जगह जा रहे हो। फिर आप कुछ समय और देंगे एंड इट इज़ बेटर टू मूव आउट। मतलब कॉम्प्रोमाइज टेक्निकली इज अ सेल्फ इरोजन। इट्स अ सेल्फ इरोजन। आप बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिमीन कर रहे हो यार। दुनिया में किसी को एक उम्र के बाद हक नहीं है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे। कोई भी चीज़ चलेगी, पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सर, एक मोटा मोटी हम इसको नैरो डाउन करते हैं कि इन इंडिया मैरिज इज नॉट फीलिंग बिकॉज ऑफ द पार्टनर, इट इज फीलिंग बिकॉज दे आर अनेबल टू फिट इन द सिस्टम। इज इट करेक्ट? द प्रॉब्लम इज there's a lot of, see, the marriages are not failing, the relationships are failing. Correct. True. मैरिज तो एक इंस्टीट्यूशन होता है ना, रिलेशनशिप्स आर फेलिंग। तो लोग बोल देते हैं शादी टूट गई। नहीं, देखिए किसी भी तरह की शादी अगर टूटती है तो वो कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं होती। वो कितनी मजबूरी के बाद टूटी होगी उसका आपको आइडिया नहीं है। दोनों पार्टी में कोई तो एक होगा जिसने ज़्यादा सफ़र किया होगा, वो कोई भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप्स आर फेलिंग, एंड रिलेशनशिप्स आर फेलिंग ओनली बिकॉज ऑफ वन रीज़न, where the previous generation or the society or the surrounding failed to nurture them as a good human being. Okay. When I'm saying good human being is understanding the human behavior. Ability to understand somebody. Correct. Ability to sit and solve the problem. तो जब वो चीज़ मिसिंग हो जाती है तो लाइफ आपको स्ट्रगल फील होती है। तो रिलेशनशिप्स आर फेलिंग, नॉट द मैरिज। सर, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मंत्रा फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज? दोनों पार्टनर्स के बीच में बातचीत होनी चाहिए, झगड़ा भी होना चाहिए,
पर बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत के ही थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि हमारी क्या कमियां हैं। ये आज़ादी होनी चाहिए कि मैं ये बोल पाऊँ कि मैं आपसे, आपके इस नेचर से, आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये सुनने की क्षमता और करेक्ट करने का जोश आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये अपनी जगह पर व्यवस्थित है तो आप बहुत खूबसूरत पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, और आगे की ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा होगी। क्या बात है सर। सुनिए और सुनाइए, पर बातचीत करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज लोगों को ये समझ में आया होगा कि शादी करनी है या नहीं करनी, और ये मैं अपने ऑडियंस से भी दरखास्त करता हूँ कि सोच समझ के शादी का डिसीजन ले, और परिवार उस डिसीजन को अपनाए। अगर बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा, इसीलिए तू बोल।